positive to negative, okay, या cathode to anode. The cell reaction in galvanic cell, Zn Zn plus plus Cu2 plus gives Zn2 plus Cu. plus Cu. ये वाला solid aqueous और ये solid. Anode in galvanic cell is dash electrode. Zinc. Huh? Negative electrode, sir. Very good, very good. And cathode is Positive. Positive electrode. positive. Del G is equal to dash. Okay. And prevent intermixing of solution in two half cells. I suppose clear हो गई होगी आपको. तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, रिवीजन पार्ट में कभी काम आ सकती है ये चीज, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आज जल्दी से. हो गया सर. Okay. चलिए बेटा, आज की क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्लास है और एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहीं ना कहीं आज की क्लास पे डिपेंडेंट है. आराम से ध्यान देना है. Okay. Electrode potential. देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको हम लोग E डॉट P भी लिखते हैं शॉर्ट में, दिस इज अ वेरी बेसिक पार्ट, जिसका मतलब बहुत सिंपल सा पोर्शन हम लोगों ने देखा भी था बिगिनिंग में. अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इन डेप्थ हम लोग समझें, ठीक है. व्हेन, अब ध्यान से आप पढ़िएगा, जो मैं लिख रहा हूं उसको समझिएगा, इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, इसको पहले समझो. व्हेन अ मेटल is dipped in solution of its own ion, the metal develops a positive or negative charge with respect to the solution, thereby developing a potential difference known as electrode potential. So this is not any definition of electrode potential, क्योंकि electrode potential का definition मैंने पहले आपको दे दिया है, बट यहाँ पे आपको समझना है चीज. मैं क्या कर रहा हूं,
व्हेन अ मेटल, एक मेटल को डिप कर रहा हूं, एक मेटल को डिप कर रहा हूं एक ऐसे सॉल्यूशन में जहां पे उसकी ही आयन प्रेजेंट। जैसे समझ करो यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, मान लो जिंक सल्फेट ही ले लो या जनरल मैं केस ले रहा हूँ MsO4 ले लो, और इसमें कोई मेटल M डुबा दो। ओके, मेटल M डुबाया हूं और ये सॉल्यूशन MsO4 है। तो देखो मेटल M है, इसमें इसकी आयन है M2 प्लस आयन है, ठीक है ना। एक मेटल को डिप किया हूं एक ऐसी सॉल्यूशन में जहां पे उसकी आयंस प्रेजेंट है, वेरी गुड, प्रेजेंट है। द मेटल डेवलप्स a positive or negative charge with respect to the solution। yes, सबको मालूम है, बताया था कि मेटल में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। मेटल मानो कि आयंस लूज करता है और इसमें आयंस आती है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आगे चल जाएगी, और यदि यहां से आयंस निकल के इस पे डिपॉजिट होता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगी। तो मेटल पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, ये हमको मालूम है। जिसके कारणवश यहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप, जिसके कारण आप सभी को मालूम है कि इस पे यदि नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया तो साइड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा सॉल्यूशन। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होती है, कहां पे, ये सॉल्यूशन और इस मेटल के इंटरफेस, है ना, thereby developing a potential difference at metal solution interface। ये मेटल सॉल्यूशन इसके बाउंड्री पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। उस पोटेंशियल, एक मेटल है उसको डिप किया उसी के सॉल्यूशन पे, इस पे कोई चार्ज डेवलप हो सकती है नेगेटिव तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव तो सॉल्यूशन में नेगेटिव, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये बाउंड्री पे इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आई सपोज सबको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कहानी समझ आ चुकी है, किसी को कोई दिक्कत, हाँ या ना सब में बोलो। नो सर। नो, ओके। अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको समझ आ गई होगी, तो हम लोग कोशिश करते हैं एक चीज समझने का कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर सकता है। फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं ईपी से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो पहली बात तो हो सकती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है कि इलेक्ट्रोड के नेचर पे तो पक्का डिपेंड करेगा, क्योंकि हर मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की या इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता अलग है। जब सबकी क्षमता अलग है गेन करने की या लूज करने की, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप होगा इस बाउंड्री पे, वो भी डिफरेंट होगा हर केस। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे तो पक्का डिपेंड करेगा, क्योंकि सबकी टेंडेंसी अलग है, सब एक तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करता, सब एक ही तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करता, इसलिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे पक्का ना पक्का डिपेंड करता है। सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। हाँ ये समझिएगा थोड़ा, ये जो सॉल्यूशन है उसमें आयन की कंसंट्रेशन कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, कैसे, एक पल के लिए मानो एक सेल रिएक्शन एम है, एम मानो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, बन रहा है M2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, मान लो एक पल के लिए एक ऐसी रिएक्शन। तो मुझे एक बात बताइएगा, यदि
मैं M2 प्लस को कॉन्स्टेंटली रिमूव करता रहूं, M2 प्लस को कॉन्स्टेंटली रिमूव करता रहूं सॉल्यूशन से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में भागेगा? फॉरवर्ड सर, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगा। ली चैटलियस प्रिंसिपल बोलती है कि यदि आप प्रोडक्ट को निकालोगे तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए फॉरवर्ड ले जाए, है ना? और जब फॉरवर्ड ले जाएगा तो इस रिएक्शन में M के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? Oxidation. इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ओके, तो यदि M2 प्लस कॉन्स्टेंटली निकलेगा तो रिएक्शन कॉन्स्टेंटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगा। रिएक्शन कॉन्स्टेंटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगा तो और ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। तो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस डिक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ आयन को मैं डिक्रीज कर देता हूं, निकाल देता हूं, तो रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। वीडियो नहीं आ रहा है सर। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीडेशन होगी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है ना? ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपकी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन ज्यादा। जब आप कंसंट्रेशन ऑफ आयन को डिक्रीज कर दोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज करेगा? रिएक्शन और फॉरवर्ड भागेगा, और फॉरवर्ड भागेगा तो और ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा, और ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल, तो बाद में। अब सपोज करो एक पल के लिए कि मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, M2 प्लस आयन, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में भागेगा? सर रिपीट कीजिए। क्या बोल रहे हो सर? रिपीट कीजिए ना, रिपीट एक बार। रिपीट कर दें? ओके, यस सर। जब आप आयन को निकाल दोगे, यहां से निकालते रहोगे कांस्टेंटली, तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या बोलता है? यदि आप प्रोडक्ट को निकालते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रही है ना, और ऑक्सीडेशन का रेट बढ़ जाएगा, और ऑक्सीडेशन का रेट बढ़ जाएगा तो ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ रही है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन प्रोडक्ट में बढ़ रहा है, तो रिएक्शन किधर भागेगी? Backward. बैकवर्ड भागेगी। ओके, when concentration of ions increases, reaction moves backward, और रिएक्शन बैकवर्ड होगा तो ऑक्सीडेशन का रेट कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। कम होगा, सीधा ऑक्सीडेशन कम होगा, जब इधर ही आ रहा है। ओके, when concentration of ion increases, reaction moves backward and heat oxidation potential decreases. समझ गए? और एक्चुअली जब रिएक्शन इधर जा रहा है तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन? M2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वापस इधर भागेगा, तो रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन होगा? रिडक्शन होगा, है ना? रिडक्शन तो रखनी है कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन को यदि आप इंक्रीज करते, तो इसको मैं बढ़ा दिया तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, वो बैकवर्ड जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, और रिएक्शन जब बैकवर्ड जाएगी तो ऑक्सीडेशन तो कम हो जाएगा ना, रिडक्शन बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपकी। तो ये दो फैक्टर देखा हमने, और एक तीसरा फैक्टर है जो सिंपल में लिख देता हूं, टेम्परेचर। आप सभी को मालूम है कि टेम्परेचर यदि बढ़ेगा घटेगा तो इक्विलिब्रियम की जो पॉइंट होती है वो भी डिस्टर्ब होती है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से घटने से इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब होता है,
तो कोई और पॉइंट पे जाके इक्विलिब्रियम सेट होगा तो हो सकता है ज्यादा ऑक्सीडेशन हो सकता है ज्यादा रिडक्शन हो। ओके, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपकी पोटेंशियल चेंज होगी। तो कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन ऑफ आयन और टेम्परेचर। इस स्क्रीन में जितना चीज मैंने डिस्कस किया, आपको कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ लो मुझसे या जल्दी से इसको नोट डाउन करो। एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? No, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने नोट कर लिया? Yes, sir. देखिए, अब आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, मैं इसको बताता हूं। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, तो अभी थोड़ा देर पहले ही बताया, ये दो तरीके का हो सकता है। एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको मैं ओपी लिखता हूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और एक दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक पल के लिए समझो कि कोई पर्टिकुलर मेटल का हाई है, तो इसका मतलब क्या है कि वो खुद ऑक्सीडाइज बहुत अच्छा से होगा। एक्चुअली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की कुछ वैल्यूज होते हैं, ओके, जो स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर की जाती है। वो वैल्यूज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट सिंपल अभी ये जान लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की कुछ सेट ऑफ वैल्यूज है डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए, जो मेजर की गई है स्टैंडर्ड कंडीशन में। यदि कोई चीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू हाई है, तो उसका मतलब है कि वो खुद ऑक्सीडाइज जल्दी होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से हमें मालूम चलता है टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। ओके, जैसे एक सिंपल कहानी समझो कि जैसे एक स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, तो हो सकता है कोई बच्चा थोड़ा अच्छा से ड्राइंग करता है, कोई बच्चा थोड़ा सा नॉर्मल ड्राइंग करता है, कोई बच्चा बिल्कुल खराब ड्राइंग करता है, कोई बच्चा ड्राइंग कर ही नहीं पाता है एकदम। तो ड्राइंग करने की जो टेंडेंसी है सबकी वो डिफरेंट है। सेम वे ऑक्सीडाइज होने की क्षमता हर सब्सटेंस की सेम नहीं होती, सबकी डिफरेंट। ओके, वही मेजर है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो मुझे बताता है कि कोई भी चीज कितना अच्छा से ऑक्सीडाइज होगा, खुद खुद दूसरों को नहीं, खुद कितना अच्छा से ऑक्सीडाइज होगा, वो हमें पता चलता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू से। सिमिलरली रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू से हमें पता चलता है, जिसको आरपी भी लिख सकते हो, कि वो चीज खुद कितना अच्छा से रिड्यूस होगा, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, उसकी खुद अपनी रिडक्शन होने की क्षमता। अब देखिए कि यदि किसी की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काफी हाई है, ओके, तो वो दूसरों को क्या करेगा बताइए? सर रिड्यूस। यस, यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी की काफी हाई है, तो वो दूसरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर,
या बोलो किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का वैल्यू बहुत हाई है, इसका मतलब ये होता है को अच्छे से रिड्यूस करेगा और दूसरे को अच्छे से रिड्यूस करेगा, तो बोल सकते हैं कि वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। समझे बात को? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यदि किसी की बहुत हाई है तो वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। गॉट इट? सिमिलरली यदि रिडक्शन पोटेंशियल जब अपने अच्छा से रिड्यूस होगा तो दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट इन साइन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो मैग्नीट्यूड रहेगी वो रिडक्शन पोटेंशियल की वही मैग्नीट्यूड होगी, बट साइन उल्टा होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज होता है ना, वैल्यू तो सेम होता है बट साइन नेगेटिव उल्टी होती है। ये इंपॉर्टेंट है। तो यदि हमें किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू दिया रहेगा तो हम उसको उसके रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट नेगेटिव साइन लगा। ओके, और कुछ वेरी सिंपल चीज है, किसी की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, ओके, बट ऑपोजिट इन साइन है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो देखो बेटा क्या होता है बेसिकली, जब ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। ओके, जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन सॉरी जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। अब यही चीज जब उल्टा होगा तो रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है? ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वैल्यूज तो सेम ही होना है बट नेगेटिव। ओके, तो स्क्रीन में कोई भी दिक्कत आप मुझसे पूछ सकते हो, बिकॉज दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो लाइन जो समझ गया उसका पूरा चैप्टर क्लियर। यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई तो अच्छे से ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को अच्छे से रिड्यूस करेगा। यदि रिडक्शन पोटेंशियल हाई तो खुद अच्छे से रिड्यूस होगा और दूसरे को अच्छे से ऑक्सीडाइज करेगा। बस इतनी कहानी। लिख लो जल्दी से, कोई डाउट है तो पूछ लो। मिटा रहा हूं, ठीक है? देखो बड़े कुछ एग्जांपल्स के तहत आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए जिंक बन रही है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सपोज करो एक ऐसा रिएक्शन है, तो यहाँ पे जिंक के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन सर, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। यस सर। तो एक्चुअली देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, यदि कभी भी आपको कुछ ऐसे लिखा हुआ मिला कि Zn से Zn2 प्लस, हो तो रहा है यही चीज ना, Zn बन रही है Zn2 कि Zn से Zn2 प्लस, तो आप देख के पकड़ लोगे कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है हमको वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना?
तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। वो वैल्यू क्या होती है वो हम लोग देखेंगे। ओके, अब वही मानो ये उल्टा है, तो इसको कैसे लिखेंगे बोलो? E Zn2 plus से Zn 2 प्लस Z। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? बेसिकली reduction रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है, तो ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेंगे। ओके, तो ये तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। एक और देखता हूं, आप लोगों ने यदि स्टैंडर्ड 11th में हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, तो वहां पे एक पोर्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिलेटेड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ना, वो एक अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही, और साथ में एक अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट भी है। इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। तो वो देखते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। मानो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है आपके पास, ठीक है। अब उसके साथ क्या हुआ, समझ लो कि 2H प्लस निकल गया। अब H2 मानो 2H प्लस बनेगा तो क्या निकलेगी? सर इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा साथ में, ठीक है। H2 यदि मैं देखो, ये याद रखने का तरीका है ऐसे, क्योंकि आप रिएक्शन लिखते रहोगे और थोड़ा दिमाग लगा के नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ है। H2 यदि 2H प्लस बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन साथ में निकले, सिंपल सी बात। और क्या निकल जाएगा? ऑक्सीजन गैस। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि हाइड्रोजन भी निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा है। हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीडेशन, क्या होता है? ऑक्सीडेशन सर, ऑक्सीडेशन होता है। ओके, तो कहीं ना कहीं यदि आपको ऐसा लिखा हुआ मिले कि H2O2 प्रोडक्ट क्या बना? ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन बना, तो ये कौन सा पोटेंशियल डिस्क्राइब करेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करेगा। ओके, हाइड्रोजन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब यदि मैं थोड़ा उल्टा लिखता हूं, H2O2 प्लस 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, यदि कुछ ऐसा होता है, एक पल के लिए समझ लो ना कि 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है तो क्या बनता है? H2 बनता है। तो एक H2 और एक H2 प्रेजेंट है यहाँ, तो मानते हैं कि 2 H2 है इस रिएक्शन में, और ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन भी 2 लिए। तो H2O2 2H प्लस गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो बन गए 2 वाटर की मॉलिक्यूल। तो ये वाला क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लिखा मिले H2O2 बन गई क्या? वाटर लिखने के जरूरत नहीं है कितना बना, बस ये लिखना है प्रोडक्ट कितना बना बॉन्ड H2O, तो आप रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ओके, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। ओके, तो रिडक्शन पोटेंशियल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से पकड़ना है। देखो, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो रिडक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे भी इक्वेशन याद रहनी चाहिए तभी पता चलेगा। हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो रिडक्शन। ओके, थोड़ी सी और एक देखते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए। सपोज करो मेरे पास AgCl है और प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस है, प्रोडक्ट क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर सकता है? AgCl है और इलेक्ट्रॉन माइनस, ये इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन कौन गेन कर सकता है? पॉजिटिव आयन गेन करेगा। यस सर, इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव आयन गेन करेगा, तो Ag प्लस मानो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो बना Ag सॉलिड और साथ में निकल गई Cl माइनस। Ag सॉलिड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Ag सॉलिड बन जाएगा और Cl माइनस निकल जाएगा, ये सॉल्यूशन में चली जाएगी। तो बेसिकली यदि आपको ऐसे कुछ लिखा हुआ है कि AgCl, Ag और क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो साथ में हम लोग इंडिकेट कैसे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
AgCl बनी Ag और क्लोराइड आयन सॉल्यूशन में गए, तो हम लोग कौन सा पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे? ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? रिडक्शन पोटेंशियल। ये रिडक्शन है, सिंपल देखो तो यार इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब ऐसे कुछ समझो कि Ag सॉलिड है, एक क्लोराइड इसके सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, कुछ ऐसे मानो ये क्लोराइड की कोई सॉल्यूशन है, Cl माइनस की कोई सॉल्यूशन है, NaCl ही मान लो सॉल्यूशन है। अब उसमें मैंने Ag डाल दिया, Ag का रॉड है, ओके गॉट इट। तो Ag एक पल के लिए सपोज करो कि Ag प्लस बन के सॉल्यूशन में घुस गया, तो Ag प्लस बन के सॉल्यूशन में जैसे ही घुसेगा तो Ag प्लस Cl माइनस के साथ कंबाइन कर जाएगा। Ag इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इलेक्ट्रॉन को तो यहीं पे लीव कर देगा, और Ag प्लस बन के सॉल्यूशन में घुसेगा तो Ag प्लस तुरंत Cl माइनस के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो बन जाएगी Ag। ओके प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, देखो नॉर्मली Ag तो बन रही है Ag प्लस, बट ये Cl माइनस भी प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग Ag प्लस और Cl माइनस को कंबाइन कर जाएगा। हम लोग लिख ले रहे हैं AgCl, और AgCl एक इनसॉल्युबल सॉल्ट होती है, ठीक है ना, ये सॉलिड फॉर्म नहीं है, ये ध्यान देना है। Ag सॉलिड को जब आप कोई भी क्लोराइड्स के सॉल्यूशन में डिप करते हो तो Ag प्लस और Cl माइनस के साथ कंबाइन कर जाएगा, AgCl बनेगा, और साथ में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो रॉड पे रह जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकला। तो इलेक्ट्रॉन जो निकला, दिस इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो इस ये जो लिखा रहेगा, कैसा लिखा रहेगा देखो, एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो, EAG, AG नहीं, EAG, ठीक है ना, AgCl और बस, और इन प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन ऐसे भी लिख सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन Cl माइनस, ओके इस तरह कुछ लिखा हुआ रह सकता है। तो आपको बस सिंपल समझना है कि Ag जब AgCl बना होगा, ये क्लोराइड आयन के प्रेजेंस में बना, तो हमने मेंशन कर दिया दैट मींस, पर AgCl जब बन रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन लूज ही करके ना बन रहा होगा? इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगी, तो आपको पकड़ लेना है, देखिए दिस वन इज समवेयर बिहाइंड ऑक्सीडेशन, ओके समझे बेटा? यस कोई भी सर। डाउट पूछ लो, बोलिए आगे बढ़ो। और कहीं कहीं आप देखो कि कॉमा डाल के भी लिख देता है, Ag कॉमा AgCl, ओके राइट प्रोसेस तो कॉमा ही डाल के लिखना होगा, दोनों सॉल्व, वो बाद में मैं बताऊंगा आपको थोड़ा पहले। समझ आ गई? यस सर। तो आप आराम से देख के पहचान लोगी कौन किसका वैल्यू दिया हुआ है। लिखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ईएमएफ या सेल्फ पोटेंशियल। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ओके बेसिकली ये क्या है देखो एक्चुअली क्या था, हम लोगों ने जब गैल्वेनिक सेल पढ़ा था
तो गैल्वेनिक सेल में हम लोगों ने देखा था कि हमने 2 इलेक्ट्रोड लिए थे, उन दोनों को वायर से कनेक्ट किया था और बीच में एक सॉल्ट ब्रिज लगाया है ना, ये हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि मानो ये जिंक रॉड है, तो जिंक रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ सॉल्यूशन में एंटर कर रही है और इलेक्ट्रॉन रॉड के ऊपर रह रहा था और जिंक यदि जा रही थी इसमें तो और इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन में बेसिकली क्या हो रही है, एक रिपल्सन के कारण इलेक्ट्रॉन पुश हो रहा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक पुश मिल रही थी, वहीं जब इलेक्ट्रॉन मूव करके आगे जाता है इसको, तो यहाँ पे ये Cu था और सॉल्यूशन में CuSO4, तो सॉल्यूशन से भी Cu2+ निकलेगा। ओके, सॉल्यूशन से भी Cu2, देखिए ये सॉल्यूशन से भी Cu2+ निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला तो चाहेगा ना इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आयन यहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचती ही है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पहुंच रही है Cu2+ को गेन करने के लिए बैठा हुआ, खींचने के लिए बैठा हुआ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक पुल टाइप की मिलती है। तो बेसिकली इस पूरी सिस्टम में एक पुश है और एक पुल है। तो पुश और पुल, यू नो दैट इज अ फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन को मोशन के लिए जो फोर्स मिलती है दैट इज ओनली नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बात खत्म, समझ गए होंगे, वेरी सिंपल। अब इसको डिफाइन क्या करोगे? इट इज अ फैक्टर, it is the factor due to which electron is pushed away from dash and pulled towards dash। जल्दी बताओ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल वो एक फैक्टर है, वो या एक ड्राइविंग फोर्स है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन दूर जाती है। किससे? कौन से पोटेंशियल से? किससे दूर जाती है? एनोड से दूर जाती है। एनोड से दूर जाती है और किसके तरफ पुल होती है? कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ पुल होती है। देखो यहाँ से भाग रही है, यहाँ आ जा रही है। यही तो एनोड होती है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पे रिडक्शन जो कैथोड होता है। तो एनोड से पुश मिलता है और कैथोड से पुल मिलती है, वही फोर्स को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। अब मैं आपसे यदि बात करूं एक चीज, तो मुझे कोई बता सकता है, थोड़ा दिमाग लगा के, कि रिडक्शन पोटेंशियल किसकी हाई रहती है? एनोड की हाई रहती है कि कैथोड की हाई? बोलो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, मुझे बताओ कि रिडक्शन पोटेंशियल किसकी हाई रहती है, एनोड की कि कैथोड की? चलो मैं हिंट दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है? कैथोड से। कैथोड गेन कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन कैथोड गेन कर रहा है तो कैथोड रिड्यूस हो रहा है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है? ऑक्सीडाइज। इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन होता है। रिडक्शन। ठीक है ना? तो जब इलेक्ट्रॉन जा रही है कैथोड की ओर तो कैथोड रिड्यूस हो रहा है, मतलब कैथोड की रिडक्शन हो रही है। तो रिडक्शन होने की क्षमता किसकी ज्यादा है यहाँ पे, एनोड की कैथोड की? कैथोड की। कैथोड की। तो कैथोड की रिडक्शन होने की क्षमता ज्यादा है, तो इसका
हायर रिडक्शन पोटेंशियल और इसका रिड्यूस होने का क्षमता ज्यादा नहीं है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हाँ, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर होगा और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? लोअर। लोअर होगा। यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी। समझ आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथोड की हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी। जब भी आप सेल बनाते हो तो एक हाफ सेल जो रहता है एनोड, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होनी चाहिए। ध्यान से सुन लो, बोल रहा हूँ बार बार। ऐसे बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस मेंस में पूछते हैं। जो हाफ सेल की रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी वो होगा एनोड, जो हाफ सेल की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी वो होगा कैथोड। क्यों कैथोड होता है? इलेक्ट्रॉन गेन सब बात, और रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। ओके, अब कहानी यहाँ पे एक चीज देखनी है। ईएमएफ या सेल पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करते हैं ई सेल। राइट, टोटल कहानी हो रहा है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? एक पुश है एक पुल है, तो उसको हम लोग डिफाइन करेंगे ई सेल। ओके, ई सेल जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इज सम ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के कारण पुश, और रिडक्शन की सम, रिडक्शन पुल। यही पुश और पुल तो फोर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ई सेल ऑक्सीडेशन, सॉरी ई सेल मतलब सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल ईएमएफ इज सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, किसका? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका? एनोड, और रिडक्शन पोटेंशियल किसका? कैथोड। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं। ई ऑक्सीडेशन जो एनोड का है, मैं उसको लिख सकता हूं माइनस ई रिडक्शन एनोड का। तो दिक्कत किसी को? नो सर। प्लस ई रिडक्शन कैथोड का, कोई दिक्कत नहीं। तो ई सेल को इस तरह भी लिखा जा सकता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, बोथ आर रिडक्शन। अब दोनों को मैं रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखूंगा। तो ई सेल का फार्मूला क्या होगा? पॉजिटिव बार पहले लिख दिया, कैथोड माइनस ई एनोड, बोथ आर, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल को यदि आप माइनस कर देते हो तो आपको ई सेल मिल जाता है। ओके, दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल को कैथोड की, देखो फार्मूला चेंज हो गया थोड़ा सा, आगे ये वाला आ गया क्योंकि साइन की वजह से मैंने इसको उधर लिखा। तो ई सेल तो होती है ऑक्सीडेशन एनोड का और रिडक्शन कैथोड का एडिशन, और ई सेल को इसको रिडक्शन बना दिया, नेगेटिव साइन। ठीक है, वेरी क्लियर, ये दिमाग में रखनी है। और बहुत सारे बुक्स में इसको कुछ इस तरह भी लिखता है, ई सेल इज इक्वल टू ई आरएचएस माइनस ई एलएचएस। एक्चुअली जो राइट हैंड हाफ सेल को कैथोड माना जाता है, लेफ्ट हैंड हाफ सेल को एनोड माना, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड हाफ सेल, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड हाफ सेल को हम लोग एनोड मानते हैं, राइट हैंड हाफ सेल को हम लोग कैथोड मानते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड ई आरएचएस माइनस ई एलएचएस, इसका मतलब सेम ही है। आरएचएस का मतलब कैथोड और एलएचएस, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करो, आपको ई सेल मिल जाएगा। ओके, ये एक थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। ये फॉर्मूला पूरी चैप्टर में जरूरत पड़ेगी आपको। कोई भी सेल है, दो हाफ सेल को मिला के मैंने बनाया है, तो उसका ई सेल मेजर करना है। ओके, उसका ई सेल मेजर करना है तो होगी ई कैथोड माइनस ये नॉट, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर लो। ओके, अब देखिए एक और कहानी बता ही देता हूँ आपको। यदि ई शेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही, ई शेल की वैल्यू मतलब जो आउटपुट मिल रहा है आपको ये दोनों माइनस करने के बाद, तो ये वैल्यू यदि पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, रिएक्शन खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस
कुछ करने की जरूरत नहीं। यदि आपने कुछ ऐसा कनेक्शन किया, ओके, आपने कुछ ऐसा कनेक्शन किया है जहां पे कैथोड और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज जो है डिटरमाइंड, वो आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू क्या क्या होती है, बाद में बताऊंगा। यदि ई शेल जो आप निकाले, ई कैथोड का वैल्यू और ई एनोड का वैल्यू माइनस किए और पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सप्लाई मिलते रहेगा पावर। ओके, और यदि ये वैल्यू जीरो आती है, तो जीरो आती है तो मतलब क्या, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात है ना, जीरो आ रही है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। तो शेल इज एट इक्विलिब्रियम। ओके, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, मतलब सेल काम कर रहा है, ऐसा गैल्वेनिक सेल ये काम कर रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव है। अब वही ये वैल्यू आपको यदि नेगेटिव मिलती, नॉन स्पॉन्टेनियस। यस, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आपको कुछ कनेक्शन इस प्रकार करना है कि एनोड को और कैथोड को कुछ इस प्रकार सेट करना है ताकि दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू को माइनस किया जाए, कैथोड को एनोड से माइनस किया जाए, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तभी आपको स्पॉन्टेनियस कहानी मिलेगी और कंटिन्यूअस सप्लाई मिलेगी। यदि ये वाली नेगेटिव आती है तो आपने उल्टा कनेक्शन किया है, तो कनेक्शन को यदि आप रिवर्स कर देते हो तो फिर वो गैल्वेनिक सेल की तरह काम करने लगता है। ओके, ये सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, याद रखना। चलिए, कुछ भी पूछना है पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सर ये क्वेश्चन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए तो लिख सकते हैं। हाँ बेटा, ये वाला हाँ सर, मतलब ई रिडक्शन जो कैथोड है उसको चेंज कर देंगे माइनस ई ऑक्सीडेशन। वो आपकी मर्जी, वो फॉर्मूला को बहुत सारा रूप दिया जा सकता है, यस सर। पर स्टैंडर्ड हम लोग यही करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। कहानी रिडक्शन पोटेंशियल में ही मेजर होती है। कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री से रिलेशन रखती है, तो उसने कुछ रूल्स बताए कि आप जो सेल में कहानी हो रही है, कैथोड और एनोड में जो रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करो, ठीक है ना। तो आईयूपीएसी कन्वेंशन हम लोग इसको बोलते हैं, दैट इज सेल रिप्रेजेंटेशन, क्या ऐसे बोलते हैं हम लोग, सेल स्ट्रक्चर एंड नोटेशन। इन रूल्स का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड नोटेशन 1953, ठीक है ना। 1953 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने कुछ रूल्स दिए थे, उन रूल्स का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड नोटेशन। वो रूल्स क्या है, चलो हम देखते हैं। सपोज करो कि मैं एक एग्जांपल से ही शुरू करता हूं, मैं गैल्वेनिक सेल लिया, तो चलो तो मुझे जल्दी से बताओ तो कि गैल्वेनिक सेल में एनोड पे क्या रिएक्शन, Zn converted to Zn2 plus Zn2 plus 2 2 इलेक्ट्रॉन, electron
कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी? Cu2 plus 2 electron gives Cu solid. ओके, और ये वाली सॉलिड रहती है, ये एक्वस रहती है, और ये एक्वस रहती है, ये सॉलिड है। यही कहानी है गैलेरी से। तो इसको लिखना क्या है, कैसे रिप्रेजेंट कैसे करना, ध्यान से। IUPAC के कन्वेंशन के हिसाब से आपको लिखना है एनोड हाफ सेल में जो कहानी हो रही है उसको सबसे पहले लिख लेना है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है ना। और बीच में हम लोग सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं कि नहीं गैल्वेनिक, याद है कि नहीं? सॉल्ट Yes, ब्रिज sir. लगाते हैं। तो एनोड हाफ सेल में जो रिएक्शन होता है उसको पहले लिखना है आपको लेफ्ट हैंड साइड में, फिर दो लाइन बना के, दो वर्टिकल लाइन बना के बताना है कि इसमें सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है। ओके, ये वाली सॉल्ट ब्रिज की साइन, ठीक है। और फिर कैथोड हाफ सेल में जो कहानी हो रही है वो अंडरस्टूड। LHS एनोड हाफ सेल, RHS कैथोड हाफ सेल, ठीक है, और बीच में सॉल्ट ब्रिज है। तो इसलिए भी वो इक्वेशन कुछ ऐसे लिखा जाता है, E shell is equal to ERHS minus ELHS। ये IUPAC कन्वेंशन क्या था? देखो RHS में कैथोड की कहानी है ना, इसलिए E कैथोड माइनस E एनोड, E कैथोड के जगह में ERHS एनोड। ओके, तो दो लाइन आपने जो दिखाया वो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये तो पहला रूल है। दूसरा रूल क्या बोलता है? वर्टिकल लाइंस, ऐसे सिर्फ एक वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन और सेमीकोलन is used to separate phase boundary। ठीक है, फेज बाउंड्री का मतलब है कि देखो सॉलिड है, एक्वस है, मतलब सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, तो उसको सेपरेट करेंगे यदि दिखाना है तो वर्टिकल लाइन या सेमीकोलन से दिखाना है। चलो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, लिख के तब समझ आ जाएगा। तो ये दो रूल आप लोगों को दिमाग में रखना है कि एनोड हाफ सेल में जो कहानी LHS में, कैथोड हाफ सेल में जो कहानी है फेज बाउंड्रीज, मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस आई तो उसको सेपरेट करेंगे कॉमा से, सॉरी सेमीकोलन से या वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, देखो कैसे लिखेंगे। एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल में क्या होगा? पहले एनोड हाफ सेल, ये एनोड हाफ सेल है, तो एनोड हाफ सेल में जिंक है, ठीक है ना, जिंक है किस फॉर्म में? जिंक सॉलिड फॉर्म में। और जिंक बन रही है क्या? Zn2+. एक्वस फॉर्म में। तो फेज चेंज है, ये वाला कौन सा फेज है? लिक्विड है, ये वाला सॉलिड है, तो फेज चेंज हुई तो एक वर्टिकल लाइन, एक सिंगल वर्टिकल लाइन या एक सेमीकोलन मिल सकता है, नॉर्मली वर्टिकल लाइन होता है। जिंक सॉलिड प्लस वर्टिकल लाइन बना जिंक एक्वस, ठीक है। अब बीच में क्या होगा? Salt bridge. सॉल्ट ब्रिज, तो वहां पे क्या कहानी होगा? Cu2 प्लस Aqueous. एक्वस, ठीक है, बन रही है Cu सॉलिड। फेज बाउंड्री बीच में क्यों? क्योंकि ये लिक्विड था, ये सॉलिड है, ठीक है ना। Cu2 प्लस बन रही है सॉलिड, तो यही तो रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है। सॉलिड है, सॉलिड की पहले बनी एक्वस फॉर्म, फेज बाउंड्री, सॉल्ट ब्रिज बीच में, एक्वस फॉर्म थी, बनी सॉलिड फेज बाउंड्री के साथ, बस बहुत सिंपल, यही तो रिप्रेजेंटेशन है। और कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं जो आइडिया को क्लियर करते हैं। सपोज करो आपको दिया हुआ है Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और बनाया। देखो बेटा, ये पूरा इक्वेशन नहीं दिया हुआ क्योंकि जो कंप्लीट सेल होती है, एक हाफ सेल होता है, एक दूसरा हाफ सेल होता है, दो हाफ सेल, बट यहाँ पे एक ही हाफ सेल दिया हुआ है, तो हाफ सेल इक्वेशन भी लिखा है। दिस इज फुल सेल रिप्रेजेंटेशन, ये पूरी सेल की रिप्रेजेंटेशन, एक हाफ सेल दूसरा हाफ।
बट यहाँ पे एक ही इक्वेशन दिया है, तो हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। तो हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन में आपको ये पहचानना है कि ये एनोड बनेगा कि कैथोड बनेगा। कैथोड बनेगा, रिडक्शन हो रहा है। यस, वेरी गुड। देखो एक्चुअली एनोड हाफ सेल को हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो आपका हो रहा है रिडक्शन। तो सॉल्ट ब्रिज पहले बनाइए और सॉल्ट ब्रिज के इस साइड में लिखिए, क्योंकि रिडक्शन जिसमें होता है कैथोड में होता है। ये तो एनोड वाला है, एनोड में कुछ दिया नहीं है, तो छोड़ दो, नहीं दिया तो कम, नहीं दिया तो छोड़ दिए। एलएचएस को खाली आरएचएस में लिखेंगे, तो आरएचएस में Fe2+ एक्वस था, क्या बना, फेस बाउंड्री सॉलिड। समझ आ गया। सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड कैथोड, रिडक्शन हो गई, ये मालूम होना चाहिए। चलो एक और छोटा सा इक्वेशन दिखाता हूं। ये क्या कहानी हो रहा है आप, रिडक्शन। रिडक्शन की ऑक्सीडेशन। सर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रिडक्शन इलेक्ट्रॉन गेन रिडक्शन होता है, ठीक है। ओ यस इलेक्ट्रॉन सर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गेन यस रिडक्शन। सर। दिमाग में बैठा लो बेटा, मैंने बताया था ना, ये याद रखो, ऑयल ऑक्सीडेशन इन लॉस, ऑक्सीडेशन इन लॉस, इलेक्ट्रॉन निकला, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन तो गेन हो रहा है ना, प्लस रिएक्टेंट साइड में है ना, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो ये क्या है, रिडक्शन। तो इसको देखो, अब आपको एक छोटी सी यहाँ पे दिमाग में रखना, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस, ओके। तो सॉल्ट ब्रिज ये साइड तो खाली रहेगी, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। राइट हैंड साइड में लिखाएगा Cr3+ एक्वस। कोई फेस बाउंड्री डालोगे क्या बीच में, क्या नो सर, फेस चेंज नो नहीं हो रहा। सर। स्टेट सेम है, तो स्टेट सेम रहेगा, आप सिर्फ कॉमा डाल दो, ओके। कॉमा से सेपरेट करो, सेमीकोलन मत डाल देना, सेमीकोलन का मतलब वही हो जाता है, सिर्फ कॉमा से सेपरेट, ओनली कॉमा। तो बन गई Cr2+ एक्वस। क्या ये हो गया, नहीं हुआ, ये गलत है। क्यों गलत है, रीजन आपको बता देता हूं, क्योंकि भैया ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होने के लिए कोई सरफेस चाहिए। मैंने आपको बोला यस था, सर। बिना सरफेस का तो नहीं हो, पानी में थोड़े इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा, इसको कोई सरफेस चाहिए। तो सरफेस के लिए हम लोग एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाएंगे, फेस बाउंड्री प्लैटिनम लगा दो या कार्बन लगा दो, प्लैटिनम सॉलिड। फेस बाउंड्री इसलिए क्योंकि एक सॉलिड इलेक्ट्रोड मैंने इंट्रोड्यूस किया है। तो देखो ध्यान से, Cr3+ एक्वस की सेम फेज में प्रोडक्ट भी है, Cr2+ एक्वस, कोई सेपरेशन नहीं, ओनली कॉमा, बट इसको रिड्यूस होने के लिए सरफेस चाहिए, तो सरफेस सॉलिड है, इसे फेस बाउंड्री तो प्लैटिनम की लगा दो या आपकी मर्जी कार्बन की। तो सर प्रीवियस एग्जांपल में क्यों नहीं दिए? कौन सा एग्जांपल, ये वाला? Yes, आयरन sir. तो पूरी सरफेस है ना, सॉलिड है, आयरन का इलेक्ट्रोड होगा वहीं पे हो गया होगा, Yes. ठीक है। ठीक है सर। आयरन का इलेक्ट्रोड लगा हुआ होगा तब ना सॉलिड पे चला गया। क्लियर, चलिए मिटा दूं? यस सर।
ओके सॉरी, एक थोड़ी डिस्कनेक्शन थी। हाँ देखिए, एक और एग्जाम्पल, देखो ध्यान से सब लोग, Fe2+3 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था बेटा, ठीक है ना, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तब ना, और एक यूनिट चार्ज पॉजिटिव वाला बढ़ गया, जितना इलेक्ट्रॉन निकलते जाता है उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ते चल जाता है। तो Fe2 पॉजिटिव थी, एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो एक और यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ गई, सीधी सिंपल सी कहानी है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इधर देखिए, इधर राइट हैंड साइड की लेफ्ट, LHS में सर एनोड साइड में। LHS, ओके। तो LHS में अब देखो कहानी बड़े गड़बड़ है, दोनों एक्वस, जो बन रहा है वो भी एक्वस, जो पहले था वो भी एक्वस। को इलेक्ट्रोड चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। चाहिए। तो आप एक इलेक्ट्रोड लगा लो, प्लैटिनम लगा लो, फेस बाउंड्री Fe2+ एक्वस लगा लो बेटा, और फिर एक और बाउंड्री डाल दे, नहीं बाउंड्री डालेंगे क्या? नो सर, कॉमा सिर्फ। Fe2+ एक्वस और Fe2+, ठीक है बेटा, ओके क्लियर? यस सर। चल आप बताना ये वाला थोड़ा सा अच्छे से बताना, ठीक है। Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, नहीं प्लस का होगा, Cl2 gives 2Cl माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसा होगा क्या? क्लोरीन गैस थी, ठीक है, सही है। सोचो इक्वेशन को, सोचो ये इक्वेशन सही है कि गलत है, ये बताओ। Cl2 थी, यस सर। अब तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 2Cl माइनस 2 बनेगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करके 2Cl माइनस बनेगा, कैसे होगा? यस सर। देखो ध्यान Cl से समझो पहले, 2 + 2 इलेक्ट्रॉन, स्ट्रक्चर, ये क्लोरीन होगी है, ठीक है, ये क्लोरीन Cl Cl 7 ठीक है ना। तो एक्चुअली ये लोग क्या करता है, 6 रखता है और 6 रखता है और एक एक शेयर कर देता है, तब हो गया 8। तो ये Cl2 गैस है ना। तो आपको मैं ये वाला होमवर्क दे रहा हूँ कि Cl2 गैस है, वो Cl माइनस बन रही है, 2Cl माइनस, ठीक है ना। आप इसके लिए इक्वेशन लिख के लाओ, लिख लोगे कि नहीं लिखोगे? यस सर, ट्राई करेंगे। ट्राई करना। देखो ना, ये क्या है, जितनी भी इलेक्ट्रॉन इनके पास थी ये पहले बॉन्डेड थी, ठीक है ना, क्लोरीन गैस। अब ये डिफरेंट सेपरेट हो रहा, तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा कि लॉस होगा वो आप समझो, ठीक है। आप इसको बना कर दोगे, ट्राई करना इसको, ट्राई, ओके। तो फिलहाल आज मैं इतना ही रहने देता हूँ, इसको ऐसा होमवर्क करके लाओ इन द नेक्स्ट क्लास, और आगे देखेंगे। समझ आई? यस सर। सर अभी एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे? हाँ बोलो बेटा। सर एनसीईआरटी क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे? करो, अभी नहीं होगी सॉल्व, अभी थोड़ा सा और पढ़ाने दो तब सॉल्व, ठीक है।